शिक्षा का मंदिर कैसा होगा और बेहतर शिक्षा कैसी होगी। बस्तर के आंचलिक क्षेत्रों में, आदिवासी बहुल क्षेत्र में, बस्तर की बात करें चाहे पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें, सरकार बहुत दावे करती है कि वाकई में बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाएगी, ननिहालों का एक उज्जवल भविष्य बनाया जाएगा, देश की तस्वीर बदलेगी, बस्तर की तस्वीर बदलेगी, बच्चों का उज्जवल भविष्य होगा। इसके बाद अगर बात की जाए उस सच्चाई की, जो दावे किए जाते हैं वो जमीन पे कितने यहाँ पे दिखते हैं। फिलहाल नमस्कार, मैं हूं विनीत कुमार सक्सेना और आप देख रहे हैं हिंद 24/7 और हम वो तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तविकता में जो सरकार दावे करती है वो दावे वाकई में कितने हकीकत में तब्दील होते हैं। क्योंकि हम खुद ये तलाशने का प्रयास करते हैं कि नक्सलगढ़ है, बस्तर की अगर बात कर लीजिए तो नक्सली क्षेत्र माना जाता है। शिक्षा को लेके अगर बच्चे तो बहुत खुश होते हैं, शिक्षा के मंदिर तक भी पहुंचते हैं, जरूरत होती है शासन को, जरूरत होती है सरकार को इस बात के लिए कि बच्चों को जो शौक और बच्चों के अंदर जो जुनून है शिक्षा को लेके, उसकी इमारत को पूरा करना, उनकी जो सुविधाओं को मुहैया कराना, ये शासन की जवाबदारी होती है। लेकिन शायद शासन इस पे जवाबदारी सही तरीके से निभा नहीं पा रही है, इसलिए तस्वीरें कुछ इस प्रकार की दिख रही है। मैं आपको ये स्कूल भी दिखा रहा हूँ और मैं कैमरामैन से बोलूंगा पूरी एक बार तस्वीर आप अच्छे से दिखा दीजिए। ये स्कूल है और यहाँ पे 3 संस्थाएं संचालित होती हैं। बालक आश्रम, उसके भी बच्चे ही पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक शाला, तीनों के बच्चे एक ही संस्था में संचालित होते हैं। यहाँ पे जीर्णोद्धार की बात की जाए तो एक स्कूल में जीर्णोद्धार चल रहा है, उसकी भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। कितना बेहतरीन, कितना अच्छा संरक्षण होगा जो इस प्रकार का काम होता है, इस विषय बिंदु पे हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल और तस्वीरें हमारे साथ हैं, उस तस्वीरों को ही बोलूंगा कि आप देख लीजिए। ये जो कक्षा यहाँ संचालित हो रही है, सिर्फ 2 कक्षाएं, 2 कक्षाओं में 6 कक्षाएं के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो तस्वीर की बात की जाती है, बच्चों के बेहतर भविष्य की बात की जाती है, क्या ऐसा लाजमी होगा? क्या हम जिस उज्जवल भविष्य की बात करते हैं क्या वो साकार होते हुए दिखेंगे? गढ़बो छत्तीसगढ़ की जो बात की जाती है, नवा गढ़बो छत्तीसगढ़, क्या इस प्रकार की तस्वीरें जो दिखाई जा रही हैं या इस प्रकार की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या ऐसे लगता है कि नया छत्तीसगढ़ बनेगा और बच्चों का उज्जवल भविष्य यहाँ पे आगे बन पाएगा? और आप और देख लीजिए, यहाँ पे बच्चे लोग बैठे हुए हैं क्लास में, बच्चों से हम खुद थोड़ा से बात करने का भी प्रयास करेंगे और छोटे छोटे बच्चे हैं, शायद जवाब दे पाए ना दे पाए। कौन कौन से क्लास के बच्चे आप लोग पढ़ते हो बताओ जरा? चौथी, 5वीं कौन है? चौथी कौन है? और तीसरी वहां है, चौथी, 5वीं और कौन सा क्लास है? चौथी 5वीं वाला बैठे हो? चौथी और 5वीं के कक्षाएं के बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब यहाँ शिक्षक पढ़ाने बैठते होंगे तो कैसी इन परिस्थितियों को हैंडल करते होंगे कि 2 कक्षाओं के बच्चे एक साथ बैठे, तो कैसी वो तकलीफों का उनको सामना करना पड़ता होगा। और मैं अगला एक क्लास और लगी हुई है, 6वीं 7वीं और 8वीं, वहां के बच्चे बैठे हुए हैं। छोटे बच्चे थे इसलिए हम बात नहीं कर पाए उनसे, लेकिन यहाँ बच्चों से जरूर बात करने का प्रयास करेंगे। आइए अब तस्वीर देख लीजिए आप। 6वीं के बच्चे कौन कौन है? हाथ खड़े करो। 7वीं, 8वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा के यहाँ बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और एक बहुत एक बिंदु, अच्छी सी बात याद आई है कि एक तस्वीर हम ये देख रहे हैं, ये बाल्टी है और बड़ी जुगाड़ की बाल्टी बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि और एक अच्छी सरकार की और यहाँ पे जो एजेंसी जो काम करा है उनकी बहुत काबिले तारीफ है उनका, कितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने काम किया है। किए हुए शायद 2 महीने अच्छे से गुजर नहीं पाए और पानी टपक रहा है। बच्चे भी बहुत काबिल हैं, अच्छी जुगाड़ लगा के बैठे, क्योंकि उनको शिक्षा ग्रहण करनी है, उनको पढ़ने के अंदर जुनून है। तकलीफ इस बात की है कि जो जवाबदार है वो लापरवाह है, वो भ्रष्टाचार पे लिप्त है। इसलिए तस्वीर ये है, बच्चे तो बेचारे बैठ के बाल्टी में पानी गिरा के अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये बाल्टी नहीं लगी होती तो यहाँ पानी भरा होता और बच्चे शायद शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। ये तस्वीर पूरी देश को अच्छे से देखनी चाहिए और जवाबदारों को इस बात से मंथन करना चाहिए और आत्मग्लानि महसूस करनी चाहिए उनको कि जो बच्चे अपने भविष्य बनाने के लिए आज यहाँ बैठे हैं उनको सही तरीके से सुविधाएं मुनासिब नहीं हो पा रही हैं। ये भ्रष्टाचार की जो नींव हमारे छत्तीसगढ़, हमारे भारत को खाई जा रही है, इसको बहुत जल्दी रोकना होगा, नहीं तो जो गढ़बो छत्तीसगढ़ की बात करते हो सपने शायद साकार नहीं हो पाएंगे। दूसरे बिंदुओं पे और देख लीजिए, बच्चों ने अपनी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं और मैं कुछ बच्चों से भी समझने का प्रयास करूंगा। कोई बोलू? अरे बताओ, डरना थोड़ी है। कौन सा क्लास पढ़ता? चल, क्या नाम है? कुमारी कृति नुरेठी। जोर से बोलो। कुमारी कृति नुरेठी। कौन सी क्लास में पढ़ता? कक्षा 7वीं। पानी किससे ऊपर ले? जी। कैसे करते हो पढ़ाई होते? जी। एक साथ में 3 कक्षा के लेकर मन पढ़ते हो आप? मन कैसे लागते? पढ़ता नहीं होते? जी। होते?
जी। और कोई बच्चा? आजा भाई, क्या नाम है आपका? अरे जोर से बोलो, शिक्षक लोग इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार गावड़े है। यहाँ पानी गिरता है, जी तकलीफ होता है? जी। कैसा होता है? मुंह तकलीफ में पानी भर रहा है। नहीं पढ़ पाते आप लोग? नहीं। यहाँ एक क्लास में आप लोग 3 जो कक्षाओं के बच्चे बैठते हैं, जी तो तकलीफ होती होगी पढ़ने में। जी एक ही क्लास में एक टीचर को 3 क्लास के बच्चों को पढ़ाना जी। बहुत बड़ा चैलेंज है। जी तकलीफ होती है वो। जी बिल्कुल, बच्चे कह रहे हैं तकलीफ होती है, और निश्चित रूप से होती होगी। बहुत तकलीफ होना है भी और तकलीफ होती भी होगी, क्योंकि बच्चों के अंदर तो जुनून है। शिक्षकों में अंदर भी बच्चों के नए भविष्य को गढ़ने की जो जुनून वो दिख रहा है। शिक्षक मेहनत कर रहे हैं, बच्चों के अंदर वो जुनून है बेहतर भारत बनाने का, अपना बेहतर उज्जवल भविष्य बनाने का। तकलीफ सिर्फ सरकार और बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारियों की है, जो शायद इन सुविधाओं को, इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए वो जो सुविधाएं देनी है वो दे नहीं पाते। मैं थोड़े और आपको इसकी और बहुत सारी बिंदुओं को और आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा आप इंतजार करिए। मैं अगली और एक अच्छी तस्वीर दिखाता हूं कि भ्रष्टाचार की नींव जीर्णोद्धार को कैसे खाती हुई जा रही है। तो माध्यमिक शाला बया साले भाट, इसका जीर्णोद्धार चल रहा है, और जीर्णोद्धार करने वाले ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एजेंसीज है इसकी। और वो अब ठेकेदार कौन कर रहा है इसकी जानकारी तो अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन फिर भी उस काबिल इंजीनियर के बारे में भी हम समझेंगे कि इतना अच्छा उन्होंने काबिल इंजीनियर ने काम करवाया है। और दूसरी बात और है कि इसके जो जीर्णोद्धार की राशि, हमने जब बीओ साहब से बात की तो 6,40,000 के लगभग उन्होंने इसकी जीर्णोद्धार की राशि बताई है। तो अब समझ लेते हैं कि जीर्णोद्धार कैसा होता होगा, क्योंकि मरम्मत और जीर्णोद्धार में अंतर होता है। ये जीर्णोद्धार, बीओ साहब का कहना था कि जीर्णोद्धार चल रहा है। अब आप जीर्णोद्धार का काम हुआ है, ऊपर ढलाई भी की गई है। कुछ फुटेज अपन अंदर देख लेते हैं, कैमरामैन से बोलूँगा चलिए देख लेते हैं कि जीर्णोद्धार कैसा होता है, और सरकार पैसा देती है और रही एजेंसी उस पर किस तरीके से काम करवाती है। ये जीर्णोद्धार है, और जीर्णोद्धार की आप ये दूसरी तस्वीर देख लीजिए कि कितने अच्छी तरीके से उन्होंने जीर्णोद्धार किया है। जीर्णोद्धार हो गया, ढलाई हुए शायद अभी 15 या 20 दिन नहीं हो पाए होंगे, अच्छे से पानी टपकना चालू हो गया। और बहुत सारी और तस्वीरें हैं, खिड़कियां टूट गई हैं। अब ये पता नहीं कि जीर्णोद्धार में खिड़कियां ये बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये थोड़ा समझना होगा। और आप देखते जाइए कितनी भयानक तस्वीर है शिक्षा के मंदिर की। और बड़ा दुख होता है इस बात के लिए कि सरकार खर्च करती है, लेकिन उसका सही तरीके से उपयोग करने वाले एजेंसीज और जो इस एजेंसीज को जो काम करवाते हैं वो क्यों गंभीर होते हुए नज़र नहीं आते। और ये बहुत सारी है, हमने भी ऊपर चढ़ के तो अभी चढ़ नहीं पाएंगे हम ऊपर, नहीं तो हम आपको बहुत सारी तस्वीरें और दिखाते कि ढलाई किस तरीके से हुई है और किस तरीके से वहाँ पे मटेरियल का उपयोग किया गया है। हम बाकी चीज़ों को समझेंगे, अभी शिक्षकों से भी हमारी बात होगी, शिक्षकों से हम समझने का प्रयास करेंगे कि ठेकेदारों ने उनसे क्या कहा जीर्णोद्धार के बारे में। जब उन्होंने जानकारी एकत्रित करने का वो प्रयास किए हैं तो किस प्रकार ठेकेदारों ने उनसे बताया है कि क्या क्या इस पे कार्य होगा, हम भी समझने का प्रयास करेंगे। तो ये तस्वीरें हैं पूर्व माध्यमिक बया साले भाट स्कूल की, और ये बस्तर का बहुत आंचलिक और अंतरगढ़ ब्लॉक मुख्यालय का बहुत अंदरूनी क्षेत्र है। और बड़ा अच्छा लगता है शिक्षा को लेके कि जब हम शहरी क्षेत्र में जाते हैं तो पहले तो नीचे उतर जाते हैं अपन, बड़ा अच्छा ये लगता है कि जब हम शहरी क्षेत्र में जाते हैं तो बच्चे शिक्षा को लेके बड़े उत्सुक नजर आते हैं। और बड़ी सुहावनी तस्वीर यहाँ की बहुत अच्छी लगती है कि जिस बस्तर के आंचलिक क्षेत्रों में, जिसको नक्सलवाद के क्षेत्र से बहुत माना गया था कि नक्सलवाद यहाँ पे हावी रहते हैं, अगर वहाँ पे बच्चे शिक्षा के लिए इतने उत्सुक और इतना उनके अंदर जुनून रहता है कि वो शिक्षा के मंदिर पर लगातार पहुँचते हैं, तो वाकई में ये देश के लिए बहुत अच्छी तस्वीर है। बस बदलने की ज़रूरत है, प्रशासनिक अधिकारी को बदलने की ज़रूरत है, सत्ताधारियों को, कि सरकार अगर बजट देती है तो उसका सही उपयोग होता क्यों नहीं। क्योंकि वर्षों बीत गए इस स्कूल को इस मरम्मत के लिए, लेकिन अगर काम भी हुआ तो अगर इस तरीके का, और अगर एक एक कक्षाओं में 3-3 कक्षाओं के बच्चे अगर शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हम कैसे देश की तस्वीर बदलेंगे, कैसे भारत की तस्वीर बदलेंगे, और कैसे उन बच्चों को बेहतर उज्जवल भविष्य दे पाएंगे। कुछ और तस्वीरें हैं, और एक बेहतरीन तस्वीर मैं आपको थोड़ी देर में और दिखाता हूँ। तब तक थोड़ा सा बालक आश्रम अतिरिक्त कक्ष तस्वीर थोड़ा कैमरे में अच्छे से दिखा दो, क्योंकि जिन्होंने बनवाया होगा ना और जो अधिकारी बैठे हैं, मैं उन्हीं से समझना चाहूँगा कि आखिर बनाया क्यों और उपयोग किसके लिए आएगा। और इतना बजट उन्होंने खर्च किया तो उसका काम क्या हुआ, क्यों सरकार का पैसा बर्बाद किया जब वो अनुपयोगी है। और जब आपने उसको सही तरीके से बना ही नहीं पाए तो ये तो साफ जाहिर होता है कि अच्छी खासी रकम आपको मिल गई होगी, भ्रष्टाचार में आप लिप्त होंगे। तो ये तो साफ जाहिर है, क्योंकि जो तस्वीर बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई भ्रष्टाचार आपने किया है, ये तस्वीर बोल रही है। अब तस्वीर आप देख लीजिए, और तस्वीर कैसी है, ये
2 साल लगभग अभी सर का बताना हुआ था, 2 साल पहले करीब ये बना हुआ है अतिरिक्त कक्ष। अब कैसा उपयोगी होगा ये तो अब दर्शक आप खुद ही देख के समझ जाएंगे। प्लस्तर नहीं हुआ अभी तक लेकिन, और शायद मैं आपको बता दूं उसकी पूरी राशि का आहरण कर लिए होंगे। और प्लस्तर नहीं हुआ, 2015 लगभग से बनना चालू हुआ, 2 साल पहले ये खत्म भी हो गया, बिल्डिंग भी जर्जर हो गई, उपयोग कुछ नहीं आया। तो आप देख लीजिए तस्वीर, कितना अच्छा अच्छा काम करते हैं हमारे क्षेत्र के आदिवासी बहुल अंचल में हमारे अधिकारी और कर्मचारी, कितनी अच्छे अपने कार्य का रूपांतरण करते हैं और कितनी अच्छी तस्वीर देश की बदलने का वो प्रयास करते हैं। ये तो मैं अब समझ में ये नहीं आया कि तस्वीर स्कूल के बच्चों की बदलेगी कि शायद वो जो काम करा रहे होंगे एजेंसी उनकी अच्छी तस्वीर बदलेगी, फाइनेंशियल थोड़ा अच्छा हुआ होगा उनकी हालत, ये थोड़ा समझ की बात है। देख लीजिए आप, ये है अतिरिक्त कक्ष, लाखों का बजट, किसी भी काम का नहीं। आखिर ऐसा क्यों? और है शायद खिड़की सही यहाँ पे से खुली होगी तो मैं दिखाने का अंदर ही प्रयास करूंगा कि अंदर ताला लगा हुआ था। कैमरामैन थोड़ा सा आप अंदर के ऊपर के थोड़ी सी उसको और दिखा दीजिए, अगर दिख जाए तस्वीरों में गए अपने दर्शकों को कि इतना बेहतरीन तरीके से इन लोगों ने अतिरिक्त कक्ष बनाया है। शायद आज तक किसी काम तो नहीं आया होगा, कोई उपयोग नहीं है, बस स्टोर रूम में काम आ रहा है। सरकार का इतना पैसा खर्च अगर आज ये सही तरीके से बचा होता, अगर बना होता, तो आज जो बच्चे एक कक्षा में 3-3 कक्षाओं के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए उपयोगी होता। मंथन की ज़रूरत है, लेकिन हमेशा बोलता हूँ, बोलेगा कौन, करेगा कौन, क्योंकि आकाओं का हाथ है, नीचे करने वाले के ऊपर संरक्षण रखा है। पैसा खा लो, डकार लो, बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आका तो बैठे हैं। जब सैया कोतवाल तो फिर डर काहेगा। ये तस्वीर है हमारे यहाँ की, और हम आरोप इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि बहुत पीड़ा होती है हमको जब हम शिक्षा के मंदिर की तस्वीर देखते हैं। क्योंकि मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि अगर देश की तस्वीर को बदलना है और किसी भी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, विकास की बात करें, आप चाहे कितने भी विकास कर लीजिए, लेकिन अगर सब सही तरीके से अगर आपने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दिया और बच्चों ने अगर अपना बेहतर उज्जवल भविष्य बना लिया शिक्षा के माध्यम से, तो हमारी आधी समस्याएं वहीं ख़त्म हो जाएंगी और ये डेवलपमेंट के लिए है। और वही बच्चे आज आगे चल के IAS IPS बनेंगे और कहीं ना कहीं देश की तस्वीर बदलेगी। और बहुत चीज़ें हैं, और कैमरामैन थोड़ा सा और अच्छे से दिखा दीजिए, दर्शकों को थोड़ा अच्छे से देख लें। और मैं चाहता हूं कि जिस एजेंसी ने बनाया होगा और बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो बड़ा अच्छे से देख लें और अंदाज़ा लगाएं कि खास आपके बच्चे अगर इसी स्कूल में पढ़ते और ऐसी इमारत आप उन बच्चों को देते, और जिस प्रकार एक कक्षाओं में 3-3 एक क्लासरूम में 3-3 कक्षाओं के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। और नहीं, लेकिन आप लोग को तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि जितने भी बड़े नेता होंगे और जितने भी बड़े अधिकारी होंगे उनके बेटे VIP स्कूल में पढ़ते होंगे। यहाँ तो बेचारे आदिवासी गांव के लोग पढ़ते हैं, उनकी चिंता किसको है? सिर्फ बड़े बड़े मंचों में बोलने में उनको अच्छा लगता है। तो ये तस्वीर है, एक दिन आप अपने बच्चों को लाइए और वैसे ही स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ा के देखिए और अपने दिल की पीड़ा को समझिए, क्योंकि ये ननिहाल देश का भविष्य है। ये चाहे किसी के भी हों, हैं पूरे देश के बच्चे और देश का उज्जवल भविष्य करने वाले हैं। और चीज़ें हैं, और आप देख लीजिए, थोड़ा और दिखाते जा रहा हूं क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मुझे बड़ा दुख होता है और मैं हमेशा शिक्षा को लेकर हमेशा इस बारे में बात करते रहता हूं कि शिक्षा बेहतर होनी चाहिए और बच्चों को बुनियादी सुविधाएं बहुत अच्छे से मिलनी चाहिए। क्योंकि बच्चे अगर शुरू में अपने पहले जीवन के पहले ही चरण में अगर कॉम्प्रोमाइज़ शब्द को सीख जाएंगे तो शायद वो एक उज्ज्वल भविष्य के लिए कहीं ना कहीं पूरे जीवन भर समझौता करते हुए नजर आएंगे। तो जवाबदारों को इस बात को समझना होगा। बनी हुई बिल्डिंग आज कोई काम के नहीं, लाखों रुपए का खर्च, बैठे हुए अधिकारी थोड़ा सा मंथन करें। और ज़रूरत है जनप्रतिनिधि को और ज़रूरत है उन ईमानदार अधिकारियों को इन पे सख्त कार्रवाई करने की, क्योंकि जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब एक अच्छी सी कड़ी कार्रवाई होती है तो एक नज़ीर पेश होती है, और जब एक नज़ीर अच्छी पेश होती है तो उसके परिणाम बहुत अच्छे निकलते हैं और उसका कहीं ना कहीं सीधा फायदा जो होगा इस अंदरूनी क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनको मिलेगा। और हम आगे और शिक्षकों से भी समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे होगा, शिक्षकों से और समझेंगे कि किस प्रकार और तकलीफ़ें हो रही हैं। थोड़ा सा आप और इंतजार कीजिए, फिर हम शिक्षकों से भी इस बारे में चर्चा कर मौजूद हैं और शिक्षकों से भी हम समझ लेते हैं कि वास्तविकता में जो तस्वीरें दिखा रहे थे हम और जो तस्वीरें हमको यहाँ के लोगों ने बताई उसके बारे में हम भी जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे बताइए आप कि वास्तविकता में इस शिक्षा के स्कूल में कैसी तकलीफ़ें हैं? सर, तकलीफ़ों की अगर बात करें तो अब जानकर बहुत दिल में दर्द होता है कि जिस मकसद से हम यहाँ पर शिक्षकी कार्य कर रहे हैं
और जिस जिस क्वालिटी को हम चाहते हैं कि बच्चे में हो, जानकारी हो उनको, तो वो नहीं दे पाते, तो ये दिल हमें बहुत दुख होता है। यहाँ की जो बैठक व्यवस्था को लेकर, यहाँ की जो भौतिक सुविधा को लेकर, स्कूल की भौतिक सुविधा को लेकर जो मिलना चाहिए बच्चों को नहीं हो पा रहा है, तो हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सर का कहना है पीड़ा होती है, निश्चित रूप से पीड़ा होनी चाहिए, क्योंकि एक जवाबदेही बच्चों का फ्यूचर बनाने का, बच्चों के उज्जवल भविष्य की रचना करने का एक दायित्व उनके ऊपर है, और शायद उस दायित्व का सही तरीके से वो निर्वाहन नहीं कर पा रहे। ये पीड़ा है उनके अंदर। मैम भी हमारे साथ मौजूद हैं, चूँकि गर्ल्स भी यहाँ पे हैं, तो कहीं ना कहीं गर्ल्स की बातों को आप अच्छे समझ सकते हैं कि कैसी तकलीफें यहाँ के बच्चों को होती हैं। और यहाँ ना मेन बात ठीक से टॉयलेट बाथरूम की सुविधा भी नहीं है, आप देखे भी हो। हाँ, तो ये सब परेशानी झेलना पड़ता है। ये बहुत सारी परेशानियां हैं। और सर, आप बालक आश्रम, जो बालक यहाँ आश्रम है, उसके आप HM हैं। मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा, अभी मैं एक बिल्डिंग दिखा रहा था वहाँ पे, वो जो बिल्डिंग बनी हुई है अतिरिक्त कक्ष, ये अपनी एक कामयाबी दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, कैसे? जी, मैं तो अभी इसी महीना आया हूँ सर यहाँ, और उसको बालक आश्रम का अतिरिक्त कक्ष बता रहे हैं, वो पूरी तरह से जर्जर है। अभी भी उसमें एक भी क्लास नहीं लगा सकते, हम बैठा भी नहीं सकते बच्चे को, अब ये हाल है। और ये सब काम जो है मिडिल स्कूल पहले बन जाना चाहिए था, गर्मी से जब शुरू हुआ है तो आज तक बन जाना चाहिए था। बच्चे अभी बैठते वहाँ तो हम लोग और बेहतर तरीके से पढ़ा पाते हैं। यहाँ टीचर तो हैं, पर्याप्त हैं अभी, और हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ बैठक व्यवस्था है ही नहीं। एक ठन स्कूल में 3 संस्थाएं बैठ रहे हैं। बालक आश्रम के बच्चे हैं, प्राइमरी के बच्चे हैं, मिडिल स्कूल के बच्चे हैं। अब हम कैसे पढ़ाएं उनको? एक कक्षा में 2 क्लास, 3 क्लास को बैठा के अभी पढ़ा रहे हैं। बहुत दिक्कत हो रही है सर। हम इतना दूर से आते हैं बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए, और हमारे बच्चों को हम शिक्षा नहीं दे पाते, ये हमको बहुत दुख लगता है। दूसरा विषय ये कि ये जो बिल्डिंग बनी हुई, इमारत बनी हुई है अतिरिक्त कक्ष, क्या एक आध दिन कभी ऐसा लगता है कि संचालित हो पाई होगी, या कुछ काम उसमें आप उपयोग कर पाए होंगे? नहीं सर, उसमें तो अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है। वो प्लास्टर भी नहीं हुआ है, साइड कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ। एक दिन भी नहीं बैठा है वहाँ। मैं तो अभी इसी महीने आया हूँ, बता रहे हैं सर लोग कि वो सब हो गया, ख़त्म हो गया वो, अब वो पूरा जर्जर हो गया है। चलिए, पूरा जर्जर हो गया, एक भी दिन उपयोग में नहीं आया। मैडम है, मैडम थोड़ा दूर जा रही हैं, तो मैं बोला मैडम थोड़ा नज़दीक आ जाइए, कि आप भी अगर अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो आप प्रयास कर रही हैं, और बच्चों को जो वास्तविकता में सुविधाएं मिलनी होती वो नहीं मिल पा रही है। क्योंकि ये पीड़ा मैं समझता हूँ मैम कि ये पीड़ा हर शिक्षक के अंदर है, जैसे सर ने भी कहा और आप लोग भी कह रहे हैं कि आपके अंदर पीड़ा होती है इस बात की, तो ये शायद देश को भी समझना चाहिए। और बहुत अच्छी तस्वीर हम देख रहे हैं आप लोगों के साथ, तो ये वाकई में बहुत बड़ी पीड़ा। जी, मैं यहाँ स्कूल के साथ साथ ये देख रही हूँ कि यहाँ टॉयलेट का सबसे ज़्यादा परेशानी है। टॉयलेट की बात करूँ, यहाँ इतनी सारी गर्ल्स हैं, प्लस हम लोग टीचर हैं, लेडीज़ टीचर, तो हम लोग को दिक्कत जा रही है। हम लोग को यानी उधर जंगल में जाना पड़ता है, बच्चे लोग को भी जंगल में जाना पड़ता है। यहाँ टॉयलेट का भी हालत बहुत जर्जर है। शिक्षा का मंदिर एक और समस्याएं अनेक। जरूरत है जनप्रतिनिधि को समझने की, क्योंकि शिक्षक तो कह रहे हैं बड़ी तकलीफ होती है, और बहुत अच्छी बात है, तकलीफ तो होगी, क्योंकि ये शिक्षक शिक्षा देने आए हैं और बच्चों का उज्जवल भविष्य की कामना करने आए हैं, और उनका उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आए हैं। ज़रूरत है जनप्रतिनिधि को, ज़रूरत है जिले के बैठे हुए आला अधिकारियों को, कि वाकई में एक स्कूल समस्या अनेक क्यों है, उसका निराकरण करेगा कौन? क्योंकि जिस प्रकार की तस्वीर हम यहाँ देख रहे हैं, वास्तविकता में क्या शिक्षा का मंदिर ऐसा होगा? ये सवाल सिस्टम पे है, सवाल सूबे के बड़े नेताओं पे है। सरकार दावे बेहतरीन करती है, मंशा भी अच्छी रहती है, बजट भी आते हैं, हर बिंदुओं पे हमने आपसे चर्चा की, हर बिंदुओं को समझाने का प्रयास किया कि कितने बेपरवाह लोग हैं, कितने लापरवाहियां हैं, कि उज्ज्वल भविष्य के लिए वो किसी भी प्रकार का तैयार नहीं। एक तो बैठने को मंदिर नहीं शिक्षा का, मरम्मत का कार्य भी हुआ, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ दिख रहा है। तीसरी एक अतिरिक्त का जो कक्ष बना, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। सवाल यही है, क्या सूबे के जो बड़े अधिकारी थे, क्या उन्होंने मॉनिटरिंग नहीं की? क्या बैठे हुआ यहाँ का जो संबंधित, या तो सरपंच की बात करें, सचिव की बात करें, या बैठे हुए जो जनप्रतिनिधि है, क्या उन्होंने कभी मॉनिटरिंग की नहीं? या सीधा सीधा ये कहा जाए कि सबका हाथ जब सैया कोतवाल तो फिर डर काहेगा? ये इशारा करता है इस पूरे सिस्टम को जो देखा जा रहा है, ये जो तस्वीर बयान कर रही है, ये इसी ओर इशारा कर रही है कि शायद सबको मिला होगा, इसलिए सब मौन है।
लेकिन दुख है बड़ा कि देश की तस्वीर को अगर बदलना है और बेहतर भारत की जो हम परिकल्पना करते हैं और बेहतर छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं, शायद इन चीज़ों से बस्तर को, ये भ्रष्टाचार की नींव से, भ्रष्टाचार की जो नींव को लगातार खोखला कर रही है, इसको बहुत जल्दी रोकना होगा। नहीं तो हम जो तस्वीर तराशने की प्रयास कर रहे हैं उस तस्वीरें कभी साकार नहीं होंगी। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि बैठे हुए सूबे के जितने बड़े नेता हैं वो आत्ममंथन करें और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और दिखाएं कि अगर मेरा बच्चा होता तो भी मैं इसी स्कूल में बैठता और बेहतर व्यवस्थाएं करता। ये बच्चे चाहे किसी के भी हों, लेकिन सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए। एक नज़ीर पेश करने की ज़रूरत है। कम से कम ईमानदारी से काम कुछ तो कर लीजिए साहब। तब तक के लिए नमस्कार। मैं विनीत कुमार सक्सेना, हिंद 24/7। और मेरा अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।